हेलो। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डील करने जा रहे हैं डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि कोई भी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, जिसमें टाइप्स ऑफ टेट्राड का फॉर्मेशन हम लोगों ने खत्म कर लिया था। आज की क्लास के अंदर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कोई भी माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन कैसे बनता है। जो उसमें कैलोज बैंड मैंने बताया था कि सारे के सारे चारों जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो आपस में अटैच्ड होते हैं एक बैंड के थ्रू, जिसको हम लोग नाम देते हैं कैलोज बैंड। तो कैलोज बैंड से कैसे वो अटैच होते हैं उसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब वो कैसे उनसे डेवलपमेंट होगा ये चीजें हम लोग क्लियर करेंगे। डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। वो टेट्राड मैं आपके सामने बना देता हूं। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हम लोगों ने पिछले क्लास में बना करके देखा था कि ये टेट्राहेड्रल टेट्राड है। और मैंने बोला था कि मोस्ट प्लांट के अंदर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स के अंदर आपको ऐसा ही कंडीशन दिखाई देगा जिसमें टेट्राहेड्रल कंडीशन आपको मिलता है। अब इस कंडीशन को हम लोग टेट्राहेड्रल टेट्राड बोलते हैं। एक्चुअल में आपको ये दिखाई दे रहा है कि चारों के चारों, यानी कि 3 फ्रंट पे और एक पीछे, ये चारों माइक्रोस्पोर जब तक अलग नहीं होंगे तब तक पॉलन ग्रेन्स भी नहीं फॉर्म होगा, यानी कि इनको पॉलन ग्रेन बनाने के लिए अलग होना ही पड़ेगा। अब क्या होता है कि ये चारों के चारों जो माइक्रोस्पोर हैं वो आपस में अटैच्ड होते हैं एक केमिकल सब्सटेंस के थ्रू। स्टिकी सब्सटेंस है और इस स्टिकी सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोज। तो कैलोज के थ्रू ये क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं चारों माइक्रोस्पोर। अब क्या होता है, टेट्राहेड्रल टेट्राड। अब क्या होता है, इस कैलोज को हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। अब ब्रेक कैसे होगा, ब्रेक करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए, इसके वॉल को डिसॉल्व करने के लिए एक एंजाइम यहां पे यूज होता है जिसका नाम है कैलेज। कैलेज एंजाइम। तो एक एंजाइम यहां पे यूज होता है जिसका नाम है कैलेज एंजाइम। हमने टपेटम में आपको बताया था कि कैलेज एंजाइम का फॉर्मेशन वहां पर होता है। तो वो एंजाइम यहां पे एक्ट करेगा जिससे जो कैलोज बैंड है वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे ही ये डिसॉल्व होंगे तो आपको 4 यानी कि 4 डिफरेंट ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देगा। 4 ऐसे आपको स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये रेगुलर लाइन दिखाई दे रही है और इसके ऊपर आपको एक ऐसा स्पाइनी स्ट्रक्चर दिखाई देगा। एक ऐसा स्पाइनी स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो चारों के ऊपर, यानी कि जितने पॉलन ग्रेन्स बनेंगे आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर सब पे दिखाई देगा। आउटर वाले को हम लोग बोलते हैं एंजाइम और इनर वाले को हम लोग बोलते हैं इंटाइन। तो आपको 2 स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देंगे, एक बिल्कुल रेगुलर है और एक स्पाइनी स्ट्रक्चर है। और बीच में आपको सेंट्रल न्यूक्लियस दिखाई देगा। तो बीचों बीच में इसके क्या दिखाई देता है, आपको सेंट्रल न्यूक्लियस दिखाई देता है। ये मैं सेंट्रल न्यूक्लियस आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक, ये 4 पॉलन ग्रेन आपको दिखाई दे रहे हैं। अब एक पॉलन ग्रेन को अगर हम लोग बड़ा करके देखें तो और क्लियर स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बन जाएगा कि ये क्या है। जैसे ही हम लोग इसको इनलार्ज करके देखते हैं तो आपको मैं स्ट्रक्चर इसका समझा देता हूं। सबसे अंदर का ये लेयर जो बिल्कुल रेगुलर है इसको हम लोग बोलते हैं इंटाइन। इसके बाद एक स्पाइनी लेयर आपको दिखाई देगा, एक स्पाइनी लेयर आपको दिखाई देगा जिसको हम लोग बोलते हैं एक्जाइन। तो 2 लेयर हम लोगों ने बात किया था, इंटाइन एंड एक्जाइन। ऐसा कंडीशन आपको दिखाई देगा। इसमें बीच में जब आप देखेंगे ध्यान से तो पूरे बीच में आपको ये इसका साइटोप्लाज्म दिखाई देगा। ये इसका पूरा का पूरा क्या है, साइटोप्लाज्म है जो भरा पड़ा है। और अंदर की तरफ बीच में एक सेंट्रल न्यूक्लियस भी दिखाई देगा। तो ये एक इसका न्यूक्लियस है। एक पॉलन ग्रेन हमने निकाल करके उसको इलाज करके देखने की कोशिश किया है। तो मैं इसको बता दूं, जो ब्लू कलर से मैंने इंडिकेट किया है इसको हम बोलते हैं इंटाइन, और जो रेड कलर से लिखा हुआ है इसको मैंने लिखा है एक्जाइन।
जानकारी के लिए मैं आपको समझा दूं कि जो एग्जाइन होता है इसी को हम लोग एक्जोस्पोरियम भी बोल सकते हैं। तो इसी का दूसरा नाम हो सकता है एक्जोस्पोरियम। ऐसे ही जो इंटाइन होता है इसको आप बोल सकते हो एंडोस्पोरियम। एंडोस्पोरियम क्योंकि ये माइक्रोस्पोर है, तो जो इनर लेयर है उसको एंडो बोला गया, जो बाहर का लेयर है उसको एक्जोस्पोरियम बोला गया। सबसे मजेदार बात क्या है कि जो एग्जाइन है यानी कि जो एक्जोस्पोरियम है इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। और मैंने तो आपको बताया था यूबिस बॉडीज बनती है और यूबिस बॉडीज में एक केमिकल बनता है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस है, जिसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। मतलब आज तक कोई ऐसा एंजाइम नहीं बना जो स्पोरोपोलेनिन को डिसॉल्व कर सके। इसके डिग्रेडेशन वाला कोई एंजाइम ही नहीं तैयार है, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं बना जो ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस कर सके जिससे स्पोरोपोलेनिन को डिसॉल्व किया जा सके। इसीलिए जो एंजाइम लेयर होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है। कैसा होता है, हार्ड होता है। पूरा का पूरा हार्ड लेयर होता है, डिसॉल्व नहीं हो सकता है। इंटाइन की बात करें यानी कि एंडोस्पोरियम की, तो इट इज मेड अप ऑफ, ये किससे बना होगा तो याद रखिएगा इट इज मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोज। पेक्टोसेलुलोज में मतलब पेक्टिन एंड सेलुलोज से मिलकर के ये लेयर बनता है। ये सॉफ्ट लेयर होती है। तो इनर का लेयर जो है, इनर लेयर है वो सॉफ्ट है, जो आउटर लेयर है वो क्या है, हार्ड है। यहां पे जो अंदर का ये कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। इसको हम क्या नाम देते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इसके अंदर बहुत सारा क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। इनरिच इन न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण जो ये एक्ट करता है। कभी कभी इसको हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है, ड्रग्स वगैरह में, या फिर बहुत सारी चीजें जो दौड़ने वाले लोग होते हैं या फिर आप बोल सकते हो रेसलर वगैरह, कभी कभी पॉलन ग्रेन्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। एक जगह आपको ऐसा दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल मैंने खाली रखा हुआ है, इस जगह को नाम दिया जाता है जर्म पोर। तो इसका नाम है जर्म पोर। जर्म पोर का मतलब वह जगह जहां पे कोई स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन नहीं होता है। तो कोई डिपोजिशन नहीं है यानी कि नो स्पोरोपोलेनिन, कोई भी स्पोरोपोलेनिन जहां पे डिपोजिशन नहीं है उसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर में क्या क्या दिखाई दे रहा है, एंजाइम, इंटाइन, जर्म पोर एंड साइटोप्लाज्म। यहां पे एक चीज और क्लियर रखिएगा कि एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोडर्म। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि स्पोरोडर्म डिफाइन करें। तो स्पोरोडर्म का मतलब ये हो गया एग्जाइन प्लस इंटाइन, यानी कि एग्जाइन और इंटाइन मिला करके उसी को हम लोग बोलते हैं स्पोरोडर्म। इसी को आप दूसरी भाषा में भी बोल सकते हो कि स्पोरोडर्म इज मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोज एंड स्पोरोपोलेनिन। तो स्पोरोडर्म का मतलब यही होगा। ओवरऑल आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स क्या है। पॉलन ग्रेन्स के नेचर के बेसिस पे अगर हम बात करें तो ये कभी कभी एलर्जी भी कॉज कराते हैं, मतलब एलर्जेंस के तौर पे भी ये एक्ट करते हैं। जैसे कि कुछ ग्रासेज हैं, जैसे आपने कैरेट ग्रास का नाम सुना होगा, पार्थीनियम जिसको बोला जाता है, जो एक्जोटिक वीड है और एस्ट्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो उसके जो वीड्स होते हैं, जो उसके पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो काफी क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज कराते हैं। तो कभी कभी ये क्या करते हैं, एलर्जेंस के तौर पे भी काम करते हैं और कभी कभी सप्लीमेंट के तौर पे भी काम करते हैं। तो अलग अलग इनका फंक्शन, अलग अलग रोल हो सकता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर स्पोरोपोलेनिन डिसॉल्व नहीं होता है तो इसीलिए जब फॉसिलाइजेशन होता है, फॉसिल्स की स्टडी की जाती है, तो इसी स्पोरोपोलेनिन के अलग अलग स्ट्रक्चर होने की वजह से हम लोग आसानी से स्टडी कर लेते हैं। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म, जर्म पोर, इंटाइन और एंजाइम का मैंने बात किया है। अब यहाँ पे बात करें, एक चीज और सुन लीजिएगा, जर्म पोर जो कंडीशन होता है ये दो टाइप के हो सकते हैं। जर्म पोर दो टाइप के हो सकते हैं।
अगर केवल एक जर्म पोर है, याद रखना, अगर केवल एक जर्म पोर है तो उस कंडीशन को नाम दिया जाता है यूनिपोरेट। उसके लिए एक टर्म दिया जाता है यूनिपोरेट। और अगर तीन जर्म पोर हैं, अगर तीन जर्म पोर हैं तो इसके लिए नाम दिया जाता है ट्राइपोरेट। तो ये दो कंडीशन याद रखिएगा, अगर वन जर्म पोर दिखाई दे रहा है तो यूनिपोरेट और तीन जर्म पोर है तो ट्राइपोरेट। यूनिपोरेट कंडीशन मेनली किसमें ऑब्जर्व किया जाता है? मोनोकोट प्लांट्स के अंदर। जितने मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उनमें बेसिकली क्या दिखाई देता है? यूनिपोरेट कंडीशन। जबकि ट्राइपोरेट कंडीशन किसमें होगा? डाइकोट प्लांट्स के अंदर। तो डाइकोट प्लांट्स के अंदर आपको दिखाई देगा ट्राइपोरेट कंडीशन। अब जर्मपोर वह जगह है जहां से पॉलन ट्यूब निकलेगा, यानी कि पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन के लिए वह जगह चाहिए जहां से कि वो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन हो। अगर हर जगह पे स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन हो जाएगा तो पॉलन ट्यूब तो बनेंगे नहीं। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन जब होगा तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन नहीं होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने ठीक बोला कि जर्मपोर से पॉलन ट्यूब निकलता है, लेकिन एक है तो ठीक है, एक ही जगह से पॉलन ट्यूब निकलेगा, लेकिन अगर मान लीजिए तीन है तो किस जगह से पॉलन ट्यूब निकलेगा? तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जहां पे जिस जगह जिस जर्मपोर से इंटरेक्शन होता है पिस्टिल का, स्टिग्मा का, उसी जगह से पॉलन ट्यूब निकलता है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपके घर में एक दरवाजा है, केवल मेन फ्रंट पे एक दरवाजा है, तो आप उसी दरवाजे से आओगे और जाओगे। लेकिन अगर मान लीजिए कभी ऐसा कंडीशन हो गया कि आपके घर में दो दरवाजे हैं, सामने भी है और पीछे साइड में भी है, तो अगर सामने मान लीजिए कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, पुलिस खड़ी है या कोई बात है, तो आप पीछे के दरवाजे से निकल सकते हो। वही चीज यहां पे भी है कि जहां से इंटरेक्शन होगा वहां से तो तीन जर्मपोर प्रेजेंट होना मतलब वो इंटरेक्शन को या फिर आप बोल सकते हो कि जर्मिनेशन को बढ़ावा देने के लिए होता है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स के बारे में हम लोगों ने इतना बात किया। एक चीज और सुन लीजिए, एंजाइम के बारे में एक जगह पे हमने पढ़ा है कि एंजाइम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो एंजाइम वाला पार्ट है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो लेयर होते हैं उसमें। एक लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आउटर लेयर, और जो एक लेयर होता है, दूसरा लेयर होता है, उसको बोलते हैं इनर लेयर। मतलब एंजाइम के भी पार्ट को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हो। जो आउटर होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्टजाइम, इसको नाम दिया जाता है एक्टजाइम। और जो इनर वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंडजाइम। यानी कि जो आउटर लेयर है उसका नाम दिया गया है एक्टजाइम और जो इनर वाला है उसका नाम दिया गया है एंडजाइम। एक्टजाइम को फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेक्साइन और एक होता है नेक्साइन। तो सेक्साइन और नेक्साइन भी इसको क्या करते हैं, बोलते हैं। यानी कि एक्टजाइम को सेक्साइन बोलते हैं और एंडजाइम को नेक्साइन के नाम से जानते हैं। इतना याद रखिएगा, ये आपको डिटेल नहीं जाना है और ना ही आपके सिलेबस में है, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इतना क्लियर आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट तो होनी नहीं चाहिए, इजी कॉन्सेप्ट है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डील करने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है? यानी कि अभी तक हम लोगों ने माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन पढ़ा, फिर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स पढ़ा। अब हम वो बात करने जा रहे हैं जो मैंने बोला कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिटेल कैसे होता है। लास्ट में हम लोगों ने ये देखा कि जो पॉलन ग्रेन्स थे उनके अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हम लोगों ने स्टडी किया। इनर लेयर है ना, इसके बाहर एक आउटर लेयर एक्जाइम और एक जगह खाली जहां पे जिसको हम बोलते हैं जर्मपोर। बाकी इसके अंदर आपने ये भी पढ़ा कि पूरा साइटोप्लाज्म भरा होता है इसका। तो ये साइटोप्लाज्म है और बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट। तो ये स्ट्रक्चर आपने पढ़ा, मतलब एक्जाइम है, इंटाइम है, साइटोप्लाज्म है एंड जर्मपोर है।
सिंपल मैंने क्या किया है, पॉलन ग्लैंड बनाया हुआ है। अब इसी का डेवलपमेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कैसे डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट की जब बात आती है, सबसे पहले जो होता है न्यूक्लियस, ये डिवाइड करेगा। और न्यूक्लियस डिवाइड करेगा कैसे, यहाँ पे एक डिवीजन होता है अनइक्वल डिवीजन, एक डिवीजन होगा अनइक्वल डिवीजन। जैसे जैसे मैच्योर होते जाएंगे वैसे वैसे ये सारे प्रोसेस होते जाते हैं। तो अनइक्वल डिवीजन होता है, अनइक्वल डिवीजन जैसे ही होता है तो जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट में टूट जाता है। जो इसके अंदर न्यूक्लियस है वो दो पार्ट में टूट जाता है, एक ये और एक ये, तो दो पार्ट में टूट गया। और यहां पे आपको ये दिखाई दे रहा है कि अनइक्वल डिवीजन किसमें हो रहा है, साइटोकाइनेसिस में। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हमेशा जो अनइक्वल डिवीजन होता है वो साइटोकाइनेसिस के थ्रू होता है, मतलब साइटोप्लाज्म में होता है, सेल्स के अंदर होता है। कभी भी न्यूक्लियस में अनइक्वल डिवीजन नहीं होता है जल्दी। तो याद रखिएगा कि मेनली किसमें अनइक्वल डिवीजन पाए जाते हैं, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर। तो साइटोप्लाज्म में क्या हो गया, अनइक्वल डिवीजन हुआ, जिससे दो तरीके के आपको सेल दिखाई दे रहे हैं, एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल। इसको अब नाम दिया जाता है ट्यूब सेल। जो बड़ा वाला है इसको हम लोग नाम देते हैं ट्यूब सेल, या इसी को बोलते हो वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। जबकि जो नीचे वाला आपको दिखाई दे रहा है इसको नाम दिया जाता है जनरेटिव सेल, इसको नाम दिया जाता है जनरेटिव सेल। बाकी इसके ऊपर आपको लेयर ऐसे बना देनी है कि ये इसका लेयर है, तो ये तो आपको याद रखना ही होगा। ठीक, ये दूसरा चेंज आपको दिखाई दिया। जैसे ही और आगे बढ़ेगा तो अब क्या होना है, ये प्रॉपर डिफिनिट वॉल नहीं है, यानी कि ये डिफिनिट सेल वॉल नहीं है। इसीलिए अब यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर वॉल बनाने के लिए ये जो इससे अटैच है अब इससे दूर चला जाएगा। तो आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नजर आएगा। ये सेल इसके अंदर आपको दिखाई देगा, तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। मतलब उसमें जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो फ्लोट करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। बाकी इसके बाहर वाला स्ट्रक्चर तो आप वैसे के वैसे ही बनाओगे, एक्साइन वाला। तो ये इसका क्या हो गया, एक्साइन पार्ट हो गया। अब इसमें इसको हम लोगों ने बोल दिया क्या कि ये जनरेटिव न्यूक्लियस है, सॉरी जनरेटिव सेल है, और ये वेजिटेटिव सेल है। तो याद रखना कि वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस को वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोल सकते हैं या ट्यूब न्यूक्लियस बोल सकते हैं। जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस को जनरेटिव न्यूक्लियस बोला जाता है। क्लियर है? अब इतना होना मतलब ये तीन स्टेज जो होते हैं वो कहां पे होंगे, एंथर के अंदर ही हो जाते हैं। तो यहां तक के प्रोसेस जो एंथर के अंदर होते हैं इसको एक नाम दिया जाता है इन सीटू जर्मिनेशन। इसको नाम दिया जाता है इन सीटू जर्मिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इन सीटू जर्मिनेशन। यानी कि जब तक जर्मिनेशन उसका खुद के एंथर के अंदर होता है तब तक ऐसे डेवलपमेंट को नाम दिया जाता है इन सीटू जर्मिनेशन। अब क्या होगा, ये जो इतना टू सेल्ड स्टेज है, ये टू सेल्ड स्टेज क्या होता है, कहां जाएगा, टू सेल्ड stage released from anther। एंथर से रिलीज होगा। मोर देन 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, मोर देन 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर आपको टू सेल्ड स्टेज में वो एंथर से रिलीज होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब क्या होता है, जब ये रिलीज होते हैं तो कहां जाएंगे, ऑन रिसेप्टिव स्टिग्मा। यहां से रिलीज हुए और कहां गिरे हैं, रिसेप्टिव स्टिग्मा। रिसेप्टिव स्टिग्मा मतलब जिस स्टिग्मा पे जाके वो पॉलन ग्रेन गिरेगा पॉलिनेशन के थ्रू, उसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टिव स्टिग्मा। यहां से एक छोटा सा डायग्राम देख लीजिए। मान लीजिए ये स्टिग्मा है ना, स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आके गिरा, तो ये स्ट्रक्चर जो है ऐसे।
तो क्या होता है कि अब आगे जब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, यानी कि केमिकली इंटरेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इसके पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के कारण अब क्या होता है, ट्यूब फॉर्मेशन होता है। तो जैसे ही ये रिसेप्टिव स्टिग्मा पे गिरेंगे तो यहां पे रिसेप्टिव स्टिग्मा पे गिरने के बाद ये जो स्टिग्मा के अंदर कुछ वाटर मटेरियल होता है, कुछ बोरॉन होते हैं और कुछ शुगर कंटेंट होते हैं। तो आपको ये बना लेना है कि ये अंदर का ट्यूब न्यूक्लियस, ये इसका जनरेटिव न्यूक्लियस और बाकी इसका ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है साइटोप्लाज्म। अब क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा। जैसे ही ये स्टिग्मा पे गिरते हैं तो स्टिग्मा से क्या क्या ये एब्जॉर्ब करेंगे, सबसे पहले शुगर, बोरॉन and other nutrients तो शुगर, बोरॉन और अदर जो भी दूसरे न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे ये एब्जॉर्ब करेंगे ये स्वेल अप होते जाएंगे और उसके बाद एक चेंज और देखने को मिलता है कि इसके अंदर अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होते हुए आपको दिखाई देगा, यानी कि जो जर्म पोर है उससे क्या हो गया, पॉलन ट्यूब बनना स्टार्ट हो गया। ठीक, अब जो भी साइटोप्लाज्म होता है वो इस पॉलन ट्यूब की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी इसमें जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो सबसे आगे की तरफ होता है और इसके पीछे जब आप देखोगे तो इसके पीछे आपको जनरेटिव न्यूक्लियस दिखाई देगा। बाकी ये साइटोप्लाज्म भी इसके नीचे नीचे दिखाई देंगे। तो सबसे नीचे की तरफ कौन है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस या इसी को बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, और ऊपर की तरफ कौन है, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। तो दोनों चीजें, दोनों स्ट्रक्चर आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। बाकी ये साइटोप्लाज्म उसके नीचे नीचे जा रहा है। होता क्या है, जैसे ही इस स्टेज में आते हैं एक डिवीजन और हो जाता है, यानी कि जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो भी क्या हो जाएगा, माइटोटिकली डिवाइड हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर फिर से आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब क्या होता है, सबसे आगे की तरफ वेजिटेटिव न्यूक्लियस, उसके जस्ट ऊपर जनरेटिव न्यूक्लियस। अब जनरेटिव न्यूक्लियस में भी दो चीजें बनी, पहला डिवीजन हुआ तो दो ऐसे जनरेटिव न्यूक्लियस यानी कि जनरेटिव ऐसे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होता है, जितने भी साइटोप्लाज्म है वो भी इसी पॉलन ट्यूब, जिधर पॉलन ट्यूब बन रहा है उधर की तरफ आकर के जमा हो जाते हैं और इनके ऊपर अभी भी एक जाइम का लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो डिसॉल्व होने वाला है नहीं। तो अब क्या हो गया, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इसके ऊपर वाले को बोलते हो क्या, फर्स्ट मेल गैमेट। ये कौन सा है, फर्स्ट मेल गैमेट। इसके ऊपर वाला जो है उसको हम लोग अब नाम देंगे सेकेंड मेल गैमेट। तो ये आपका सेकेंड मेल गैमेट। तो दो मेल गैमेट बने, नीचे वाले को फर्स्ट मेल गैमेट और ऊपर वाले को सेकेंड मेल गैमेट। इसके साथ साथ साइटोप्लाज्म भी इसके साथ प्रेजेंट है, तो ये मैंने लिख दिया साइटोप्लाज्म। अच्छा, ये साइटोप्लाज्म फिर से रिवर्स ऑर्डर में ना चला जाए, मतलब यहां पे आकर के ना बढ़ जाए, इसको रोकने के लिए कुछ कैलोज प्लग लगाए होते हैं चारों तरफ से, ऐसे कुछ कैलोज प्लग होते हैं जो इसको रोक के रखते हैं, जाने नहीं देते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग नाम देते हैं कैलोज प्लग। और कैलोज प्लग क्या करता है, उसको रिवर्स होने से रोकता है, यानी कि जो भी साइटोप्लाज्म है वो रिवर्स होकर के ना चला जाए, इस चीज से रोकता है। एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, जब तक ये एंथर के अंदर डेवलपमेंट हुआ तब तक हम लोगों ने नाम दिया इन सीटू जर्मिनेशन। जैसे ही ये स्टिग्मा से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तो इसके लिए एक टर्म दिया जाता है, इसके लिए एक नाम देते हैं एक्स सीटू जर्मिनेशन।
तो जर्मिनेशन कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप के, इन सीटू एंड एक्स सीटू। फटाफट मैं आपको समझा देता हूं। पॉलन ग्रेन से कहानी स्टार्ट हुई थी मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट की। यहाँ पे क्या होता है? अनइक्वल डिवीजन होता है जिससे 2 सेल बनते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ट्यूब सेल, दूसरे को हम लोग बोलते हैं जनरेटिव सेल। ट्यूब सेल एंड जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होते हैं? अभी ये डेफिनेट सेल वॉल नहीं होता है, तो इसको अलग करने के लिए जो सेल होता है, जनरेटिव सेल होता है, वो उस सरफेस को छोड़ देता है और यहाँ पे पूरी तरह से अलग हो जाता है, तो वो फ्लोट करते हुए साइटोप्लाज्म में दिखाई देगा। 60% एंजियोस्पर्मी प्लांट के अंदर, या आप ऐसे बोल सकते हो कि मोर देन 60% एंजियोस्पर्मी प्लांट के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलेगा, 2 सेल्ड स्टेज। और इसी स्टेज में वो क्या होते हैं? एंथर से रिलीज होते हैं। कहां गिरेंगे? पॉलिनेशन होगा तो स्टिग्मा पिट के ऊपर। स्टिग्मा के ऊपर जैसे ही गिरेंगे तो स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन्स का आपस में इंटरेक्शन होगा, जिससे कि दोनों का केमिकल सिक्रीशन स्टार्ट होता है। जो भी यहाँ पे स्टिग्मा में जो भी कंटेंट प्रेजेंट होंगे, जैसे कि शुगर, बोरान या अदर न्यूट्रिएंट्स, उसको वो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद वहां पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, जिसके सबसे आगे की तरफ वेजिटेटिव न्यूक्लियस और उसके पीछे जनरेटिव न्यूक्लियस चला जाता है। उसके बाद क्या होता है? दूसरा डिवीजन स्टार्ट होता है। दूसरा डिवीजन किसमें होगा? जनरेटिव न्यूक्लियस में। और जैसे ही दूसरा डिवीजन कंप्लीट होगा तो 2 गैमेट बनेंगे। पहला फर्स्ट मेल गैमेट कहलाएगा, दूसरा सेकंड मेल गैमेट कहलाएगा, और सबसे आगे की तरफ वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो आप फटाफट हमें बता दो कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? गाइडलाइन प्रोवाइड करना, यानी कि इट एक्ट एज, आप ऐसे बोल सकते हो कि ये गाइड करता है। किसको गाइड करता है? जनरेटिव न्यूक्लियस को। तो जनरेटिव न्यूक्लियस को गाइड कौन करता है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो ओवरऑल आपको इतना डेवलपमेंट समझ में आ गया होगा कि मेल गैमेटोफाइट का फीमेल के ऊपर, यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन के ऊपर कैसे डेवलपमेंट होता है। तो ओवरऑल मैं आपको ये समझा दिया कि मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। मेल वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया। ठीक, थैंक यू सो मच।